वेलकम बैक एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही अच्छा चैप्टर जो कि एमपी बोर्ड के सिलेबस में सिर्फ 2 मार्क्स का है। बट 2 मार्क्स मायने रखते हैं एक टॉपर के लिए। अगर आप एवरेज भी हो तो आप टॉपर बन जाओगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक ऐसा चैप्टर जिसमें आपको रियल लाइफ में भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे लेक्चर की क्वालिटी कम हो सकती है बट एजुकेशन की नहीं। सो लेट्स स्टार्ट आज चैप्टर ऑफ पावर शेयरिंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पावर शेयरिंग, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन वन शॉर्ट रिवीजन में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि गवर्नमेंट क्या होती है। गवर्नमेंट होती क्या है, और गवर्नमेंट के कुछ ऑर्गन्स होते हैं। जैसा कि आपके हाथ पैर पेट ऐसे ऑर्गन्स हैं, वैसे ही कुछ ऑर्गन्स गवर्नमेंट के भी होते हैं। 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, याद रखना है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। तीनों के अपने कुछ कुछ काम हैं। तीनों को एक 1 बाय 1 समझा देता हूँ। जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी है, इन तीनों का काम आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है, आपस में डिपेंडेंट है। इसमें लेजिस्लेटिव लॉस बनाती है, लेजिस्लेटिव क्या करती है, लॉस बनाती है। एग्जीक्यूटिव क्या करती है, लॉस को अप्लाई करवाती है। एंड जुडिशरी चेक करती है कि क्या लॉ मेकिंग एंड लॉ अप्लाइंग प्रोसेस सही जा रही है या नहीं। मतलब जुडिशरी इज़ द फाइनल बॉस हेयर। यहाँ पे जो जुडिशरी है वो फाइनल बॉस है रेदर देन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। इन दोनों से ज़्यादा अच्छा काम जुडिशरी का है। एंड ये पूरा सिस्टम जो होता है ये कंबाइन होके कहलाता है द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। मतलब एक दूसरे के ऊपर चेक किया जा रहा है, निगरानी रखी जा रही, बैलेंस किया जा रहा है, इसलिए इसे कहा जाता है द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। अब क्योंकि ये एक 1 शॉट रिवीजन वीडियो है तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ वही पॉइंट बताऊँगा जिससे आपके एग्ज़ाम में पेपर बन सकता है, पेपर में क्वेश्चंस आ सकते हैं एज़ पर 2 मार्क्स। क्योंकि ये चैप्टर 2 मार्क्स का है तो इसमें लॉन्ग आंसर 4 मार्कर एंड 3 मार्कर नहीं आ सकते। या तो 2 ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, या तो 2 मार्क्स का एक शॉर्ट आ सकता है, या फिर 1 वर्ड्स आ सकते हैं, ऐसा ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आ सकता। सो हम लोग पढ़ेंगे अब द केस ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम एक कंट्री है, उसका केस अब हम लोग पढ़ेंगे। सो बेल्जियम में क्या सीन है कि बेल्जियम इज़ अ कंट्री विच इज़ स्मॉलर देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। हरियाणा जो अपना स्टेट है उससे भी स्मॉलर है बेल्जियम। मतलब समझ रहे हो कितनी छोटी है बेल्जियम, कि स्टेट ऑफ हरियाणा से भी ज़्यादा छोटी बेल्जियम है अपनी। तो बेल्जियम में मेनली 2 रीजन है, एक है फ्लैमिश रीजन, एक है वलोनिया रीजन। ये दोनों रीजन बेल्जियम में है। अब इसमें क्या है कि फ्लैमिश रीजन में जो है कि डच स्पीकिंग लोग ज़्यादा रहते हैं, विच इज़ 59%। फ्लैमिश रीजन में 59% डच स्पीकिंग लोग रहते हैं। एंड वहीं पे वलोनिया रीजन में फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहते हैं 40%। अब आप लोग सोचेंगे कि 59 + 40 = 99, वे इज़ द रिमेनिंग 1%। सो वो 1% लोग हैं जर्मन स्पीकिंग। क्योंकि वो 1% है इसलिए उनका कोई रीजन नहीं है, वो बेल्जियम के साइड में रहते हैं। मान लीजिए दिस इज़ बेल्जियम कंट्री, तो वो लोग इधर साइड में रहते हैं। तो समझ में आया होगा। अब मैं आपको नीचे बताता हूँ ये फिर क्या हुआ कि ये जब इन पे एक और सीन था, मैं आपको इधर समझाता हूँ थोड़ा। ये क्या हुआ कि जो बेल्जियम है उसमें आपने देखा कि मेजॉरिटी किसकी है, बट द थिंग इज़ कि जो उसकी कंट्री है ब्रसेल्स, ब्रसेल्स में केस उल्टा था। ब्रसेल्स में केस उल्टा था। ब्रसेल्स में मेजॉरिटी उनकी है जिनकी कंट्री पे माइनॉरिटी है 49%, एंड दैट एंड माइनॉरिटी उनकी है जिनके कंट्री में मेजॉरिटी है। एंड एक और चीज़ कि ये जो है, जो अपने डच स्पीकिंग लोग हैं उनकी कंट्री में मेजॉरिटी है, बट ब्रसेल्स में उनकी माइनॉरिटी है। एंड वहीं पर अपने फ्रेंच स्पीकिंग लोग की कंट्री में माइनॉरिटी है, बट ब्रसेल्स उनके कैपिटल में मेजॉरिटी है। एज वेल एज जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं, जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं वो रिच हैं,
रिच हैं एज वेल एज पावरफुल है, रिच एंड पावरफुल। जो अपने फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं वो रिच भी हैं पावरफुल भी हैं, तो उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगी, बिकॉज जितनी भी बेनिफिट्स हैं वो फ्रेंच पीपल ले जाते थे, बल्कि डच स्पीकिंग मेजॉरिटी में। तो हो गई क्या लड़ाई। बट बेल्जियम के जो लीडर्स थे वो इतने दिमाग वाले थे कि उन्होंने निकाल दिया एक एकोमोडेशन मॉडल ऑफ बेल्जियम। इस एकोमोडेशन मॉडल में क्या हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसे 4 बार अमेंड किया गया। अमेंडमेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार परिवर्तन किया गया, बदलाव किया गया, टू मेक श्योर दैट बोथ द कंट्रीज गेट इक्वल राइट्स। साथ में जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी उसे बनाया गया, एंड इक्वल मेंबर की इलेक्टोरेट बनाई गई। अब ये तीनों क्या होती हैं इसे मैं अच्छे से बता देता हूँ। सो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया गया, कितनी बार किया गया, ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड वन मोर थिंग दैट ये स्टेट ऑफ हरियाणा वाला जो मैंने ये चीज़ आपको बताई, ये भी एमसीक्यू के हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज वेल एज ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये चीज़ तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये PYQ भी है एक तरफ से, दिस इज़ PYQ ऑल्सो। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन 4 बार अमेंड किया गया, ये पूछा हुआ था कि हाउ मैनी टाइम्स द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड इन बेल्जियम। एंड तो मैं आपको बता देता हूँ 4 बार अमेंड करके क्या किया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन को जब 4 बार अमेंड किया गया तो एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई। कम्युनिटी गवर्नमेंट इज़ अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ इलेक्टेड बाय अ स्पेसिफिक कम्युनिटी। मतलब एक स्पेसिफिक कम्युनिटी ही उस गवर्नमेंट को इलेक्ट करती है। मतलब आप समझे, मान लो एक कम्युनिटी इंडिया में ऐसा होता, अगर हिंदुओं की कम्युनिटी गवर्नमेंट होती, सिर्फ हिंदू ही उस कम्युनिटी गवर्नमेंट में वोट दे सकते और अपने लीडर्स को इलेक्ट कर सकते। तो ये चीज़ बनाई गई जिससे कि वहाँ पे कोई भी क्लैश आउट ना हो, कोई भी क्लैश ब्रोकआउट ना हो। और तीसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या दिया गया कि इक्वल मेंबर की इलेक्टोरेट होगी। मतलब कि जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं विल बी इक्वल टू डच स्पीकिंग पीपल और मिनिस्टर्स इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में फ्रेंच स्पीकिंग लोग डच स्पीकिंग लोगों के इक्वल ही होंगे। ये चीज़ हुई इक्वल मेंबर इलेक्टोरेट का मतलब। अब ये हो गई अपने यहाँ पे, अपना बेल्जियम में सब कुछ शांत हो गया, आप सब हैप्पी रहे। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो बेल्जियम है अपना जो बेल्जियम है उसमें यूरोपियन यूनियन का वो हेडक्वार्टर भी है, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा पीस है, इसलिए वो यूरोपियन यूनियन हेडक्वार्टर। ये कहाँ है यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर? कहाँ पे यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर? बेल्जियम में। एंड बेल्जियम में कहाँ पे है? ब्रसल्स में। ब्रसल्स बेल्जियम की कैपिटल है, याद रखिएगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से। ये तो हो गई बेल्जियम की बात। अब हम बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका की बात करते हैं, उसके बाद चैप्टर अपना फिनिश में आएगा। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 2 मार्क्स के हिसाब से कम ही है। तो देखो, श्रीलंका में थोड़ा अलग केस चलता था। श्रीलंका का केस क्या है कि वहाँ पे 2 कम्युनिटी थी मेनली, सिन्हालीज एंड तमिल्स। सिन्हालीज वॉज 74%। कितनी सिन्हालीज की कम्युनिटी में कितने परसेंट लोग थे? 74%। एंड तमिल्स थे अबाउट 18%। एंड बाकी बच्चे मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस थे। बट हम अभी इन दोनों कम्युनिटी की बात करेंगे विच इज़ ज़्यादा मेन। एंड इन सिन्हालीज का दे आर मेनली बुद्धिस्ट। मतलब जो सिन्हालीज कम्युनिटी के लोग थे, सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले, वो मेनली बुद्धा थे।
एंड या आप वैसे तो ये सिलेबस में नहीं है, बट मैं आपसे ये पूछता हूँ, आप कमेंट्स में आंसर दीजिएगा कि बुद्धिज़्म को श्रीलंका लेकर कौन गया था। अब हम बात करते हैं तमिल की, तो तमिल में भी दो तरह के तमिल थे, एक थे नेटिव तमिल और एक थे इंडियन तमिल। इंडियन तमिल और नेटिव तमिल दोनों ही थे तमिल, दोनों ही लैंग्वेज तमिल बोलते थे, एक 13% थे और एक 5%। बट दोनों में फ़र्क क्या था? फ़र्क बस इतना था कि ये जो नेटिव तमिल थे ये पहले से ही श्रीलंका में रहते थे, वो नेटिव ही श्रीलंका के थे। और जो ये इंडियन तमिल थे ये एज अ प्लांटेशन वर्कर श्रीलंका गए हुए थे, ब्रिटिशर्स के टाइम पे प्लांटेशन वर्कर श्रीलंका गए हुए थे। अब ये जो श्रीलंका है इसे आज़ादी मिली थी 1948 में। 1948 में श्रीलंका को मिली थी इंडिपेंडेंस। अब क्या हुआ कि जब इंडिपेंडेंस मिली तो इन्होंने बेल्जियम जैसा दिमाग नहीं लगाया, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने निकाल दिया मेजॉरिटेरियनिज्म। मतलब क्या? इसका मतलब कि जो कंट्री मतलब जो भी कम्युनिटी जैसे यहाँ पर सिन्हालीज है मेजॉरिटी में होगी, वही जो कम्युनिटी है रूल करेगी इन द कंट्री इन विच एवर वे इट वांट। समझ में आया? जो कंट्री मेजॉरिटी में है वो कंट्री को इस तरीके से रूल करेगी जिस तरीके से वो चाहे। मैं यहाँ पे लिख के भी लाया हूँ कि मेजॉरिटेरियनिज्म क्या होता है। मेजॉरिटेरियनिज्म इज़ अ बिलीव, यह एक धारणा है कि एक कंट्री रूल की जानी चाहिए, शुड बी रूल्ड बाय मेजॉरिटी। मतलब मेजॉरिटी के द्वारा एक कंट्री को रूल करा जाना चाहिए विच एवर वे इट वांट दे वांट, मतलब जिस भी तरीके से वो चाहे। यह एक धारणा है मेजॉरिटी का। और जब ये ऐसा हुआ तो सिविल वॉर हो गई। क्यों हो गई ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ आपको। हाँ, तो मेजॉरिटेरियनिज्म के लिए उन्होंने कुछ मेजर्स लिए, लाइक सिन्हाला लैंग्वेज को एक ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया, तमिल को डिसरिगार्ड करते हुए। मतलब एक ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया सिन्हाला को। जैसे इंडिया है, इंडिया में अबाउट 18 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बट किसी भी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं किया है। हर लैंग्वेज की बिल्कुल इज्जत दी है, हर लैंग्वेज को। बट श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ। श्रीलंका में सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया। चलो ठीक है, इतना तो तमिल सह लेंगे। दूसरा काम क्या किया उन्होंने और भड़का दिया। गवर्नमेंट ने सिन्हाला एप्लीकेंट्स को ज़्यादा फेवर दिया फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन गवर्नमेंट जॉब्स। मतलब जो सिन्हाला कम्युनिटी के लोग हैं उन्हें यूनिवर्सिटी, बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटी होती है उसमें पोजीशन मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब्स मिलेंगी, ये सब सिन्हाला लोगों को ज़्यादा फेवर दिया। और तो बुद्धिज़्म को स्टेट रिलीजन बता दिया। मतलब बुद्धिज़्म को स्टेट रिलीजन बता दिया। अब तमिल का रिलीजन की भी बात आ गई तो तमिल्स को आया गुस्सा। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो टेंशन बिटवीन श्रीलंका एंड तमिल कम्युनिटी, यानी तमिल कम्युनिटी और सिन्हालास के बीच में थोड़ा सा नोक झोंक होने लगी। श्रीलंका तमिल ने सोचा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट है वो उन्हें इक्वल पॉलिटिकल राइट नहीं दे रही है, उन्हें डिस्क्रिमिनेट कर रही है और उनकी जॉब और अदर अपॉर्चुनिटी को इग्नोर कर रही है, उनके इंटरेस्ट को, है ना। तो इस चीज़ों में जब ऐसा, अगर आप सोचिए आपके साथ ऐसा होगा तो आपको कैसा लगेगा। तो बस वही चीज़ उनके साथ भी हुई। श्रीलंकन तमिल का कुछ रिएक्शन आया विच वॉज लाइक आए। तो श्रीलंकन तमिल ने क्या किया, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट की, उन्होंने मूवमेंट्स चलाए। ड्यू टू विच क्या हुआ उसके कारण, तो रिकॉग्निशन, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज चलाई बोलते हुए कि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज स्वीकारो, रीजनल ऑटोनॉमी उन्हें दो, उन्हें भी कुछ ताकत दो, उन्हें भी उसमें रखो पॉलिटिक्स में, और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले उन्हें भी जॉब्स एंड एजुकेशन में, जिससे वो भी ग्रो कर सके। बट सिन्हाला गवर्नमेंट मेजॉरिटेरियनिज्म को फॉलो करते हुए उनकी जो मांग थी उसको मना कर दिया, मांगों को मना किया, उनकी मांगें नहीं मानी उसने। तो बाई 1980 क्या हुआ कि बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन गई डिमांडिंग इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट। यहाँ पे बात होने लगी श्रीलंका को दो भागों में बांटने की, जिसके कारण क्या हुआ,
एक सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। मैंने आपको बताया था कि सिविल वॉर स्टार्ट हो गई दो कम्युनिटी के बीच में। एंड सिविल वॉर कब स्टार्ट हुई ये तो नहीं, बट कब ख़त्म हुई ये आ सकता है, इसलिए इस चीज़ को याद कर लो। 2009 में सिविल वॉर एंड हुई थी। 2009 में सिविल वॉर एंड हो गई थी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल। देखो दो तरह की पावर शेयरिंग होती हैं, एक होती है प्रूडेंटियल, एक होती है मोरल। प्रूडेंटियल होती है और एक होती है मोरल। ये मतलब कोई वो नहीं है, ये रीजंस हैं कि पावर शेयरिंग क्यों नहीं। प्रूडेंटियल यानी अच्छाई में कैसी होनी, मतलब सोच विचार के कैसे क्यों डिज़ायरेबल होनी चाहिए पावर शेयरिंग। और मोरल यानी कि मोरालिटी के बेसिस में क्यों होनी चाहिए। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, तो इसे अच्छे से समझ लो, क्योंकि इसमें ऐसा आ सकता है 2 मार्क्स में कि व्हाट इज़ प्रूडेंटियल पावर शेयरिंग और डिफाइन प्रूडेंटियल रीज़न ऑफ पावर शेयरिंग और मॉरल रीज़न, ये आ सकता है। सो वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल because of 2 points, prudential reason and moral reason. In prudential reason there is the power sharing जो होती है वो रिड्यूस करती है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। जो सोशल ग्रुप्स होते हैं उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स की पॉसिबिलिटी है उसे प्रूडेंटियल रीजन रिड्यूस करती है। एज वेल एज पावर शेयरिंग इन द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि मोरल रीजन क्या है कि जो पावर शेयरिंग है वो डेमोक्रेसी की स्पिरिट है, उसकी आत्मा है पावर शेयरिंग, डेमोक्रेसी की आत्मा। और इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व पावर शेयरिंग विद पीपल। ये 2 पॉइंट आप याद कर लो क्योंकि 2 मार्क्स का आ रहा है। बाकी अगर आपको करना हो तो आप पढ़ सकते हैं, या आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें मैं नोट्स दूंगा। नोट्स ये नहीं होने वाले हैं, नोट्स विल बी इन बेटर फॉर्म। टेलीग्राम link will be in comment below. Okay, thank you everyone.